नमस्कार, आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 9 तक पढ़ लेता। अब आता है आपका लेक्चर 10 जो कि होगा क्लास 12 का पहला चैप्टर। अभी चूँकि कंटेंट रेडी नहीं हो पाया है, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें बहुत मेहनत लग रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू होगा आपका जो फिजियोलॉजी है क्लास 11 का, कल से आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। बीच बीच में ये जो छोटे चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12 के, उनको मैं कराते चलूँगा। अब टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको आज इंक्लूड कर दिया है। आइए देखते हैं, जीवो में जनरल से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं बहुत ईजी होते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है आपका इस टॉपिक का, वो है जीवन अवधि, यानी लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीव जन्म लेता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसी को कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आकार पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी जीव का जो जीवन अवधि है उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता कि मतलब क्या आकार बहुत बड़ा है तो वो काफ़ी दिन तक जिएंगे, या आकार छोटा है तो जल्दी मर जाएंगे, ये डिपेंड नहीं करता। क्योंकि कौवा और तोता, इन दोनों को देखोगे, अगर आप कौवे और तोते दोनों को देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो इन दोनों का शरीर तो एक जैसा होता है ना। कौवा एक जैसा और तोता, शरीर का आकार अगर आप बात करें तो एक जैसा है आकार, सेम हाइट ये भी होंगे, सेम लेंथ भी इनकी होंगी, लेकिन अंतर देखिए इनके जीवन काल में। ये सिर्फ 15 साल जीते हैं और ये सब करीब 140 साल तक जी सकते हैं। तो लाइफ स्पैन कभी भी साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। इस बात को अपने अंडरलाइन कर लीजिए कि कभी भी लाइफ स्पैन उसके आकार से संबंधित नहीं होता। समान आकार के जीवों में भी उनके जीवन अवधि में विभिन्नता पाई जा सकती है, और बहुत छोटा जीव भी काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है और बहुत बड़ा जीव काफ़ी कम समय तक भी जीवित रह सकता है। और देखिए अंतर ठीक इसी प्रकार से अगर आप आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। अब पीपल का जो वृक्ष है वो लगभग 200 से 300 साल तक जी सकता है, लेकिन आम का वृक्ष कितना साल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, 30 साल, 40 साल तक जी सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। लेकिन पीपल का वृक्ष अगर आप देखो तो आम का वृक्ष और पीपल के वृक्ष देखने में थोड़ा समान लगते हैं, हाइट वगैरह उनकी समान होती है, लेकिन जीवन अवधि में देखिए कितना अंतर है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित होती है। जीवन अवधि कितनी भी हो, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जितनी भी हो, एक तय होती है, और उसके बाद मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित होती है, सभी की मृत्यु होती है। बस एक को कहा जाता है कि एक कोशिकीय जो जीव हैं उनको छोड़कर जीव अमर नहीं है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि वह अमर है। हालांकि एक कोशिकीय जीव भी अमर नहीं होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में कहा जाता है कि उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्यों? देखिए, जैसे एक कोशिकीय जीव, मान लो हम अमीबा को ले लेते हैं, तो अमीबा छोटा होता है, बड़ा होता है, वृद्धि करता है, और वृद्धि करके फिर इनमें डिवीज़न हो जाता है। एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाता है, यानी ये मरता नहीं है, मरने से पहले खुद ही बीच से डिवाइड होकर 2 नए अमीबा बना जाता है। तो इसकी प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन इसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये विभाजित होकर 2 नई अमीबा बना जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। वो सेल डिवाइड करके या अपना जो भी कह लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो 2 नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दी गई है, यहाँ से लाइफ स्पैन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलिफेंट का कितना होता है, 65 से 70 साल होता है। याद रखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में, इंटरनेट के अलग अलग साइट पर इनके लाइफ स्पैन अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी अलग अलग स्पीसीज होती है। ठीक, तो आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू को देख सकते हैं। तो एलिफेंट लगभग 65 से 70 साल जीता है। आपका रोज़ यानी गुलाब का पौधा 5 से 7 साल तक जीता है। और डॉग यानी कुत्ते का जो लाइफ स्पैन है वो 20 से 30 साल होता है। अलग अलग वैरायटी के और भी हो सकते हैं। बटरफ्लाई के 102 सप्ताह होता है, बटरफ्लाई यानी तितली। कौवा का 15 साल, बनियान ट्री लगभग 20 साल या 25 साल, गाय 20 से 25 साल, तोता 140 साल, और उसके बाद क्रोकोडाइल 60 साल, हॉर्स लगभग 50 साल, फ्रूट फ्लाई यानी मक्खी, जो फल मक्खी है, जिस पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिस पर टीएच मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया था, 1 मंथ उसका होता है। उसके बाद आप देखिए राइस प्लांट का होता है 3 से 4 महीने, यानी चावल के पौधे का। और टॉर्टॉइज यानी जो आपका टर्टल है, टॉर्टॉइज यानी कच्छप यानी कछुआ, जो कि आपका 100 से 150 साल तक जी सकता है। बनियान ट्री आपका लगभग 300 से 500 साल तक जीवित बना रह सकता है, ये उसका लाइफ स्पैन है।
अब आता है जीवों में जनन। तो आपने पढ़ा है कि जीवन अवधि होती है सभी जीवों की, यानी वो जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और एक अवस्था के बाद वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मरने से पहले ऐसा क्या करके जाते हैं कि जिनसे उनके समान संतान आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मरने से पहले वो एक प्रक्रिया करके जाते हैं जिसे हम जनन कहते हैं, यानी अपने समान वही संतान उत्पन्न करके जाते हैं। यानी जनन का मतलब क्या होता है, एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। यानी एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी ऑफ स्प्रिंग, जो नया जीव बनता है, नया संतान बनता है, उसे ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है और इसके बाद वह नई संतति को जन्म देती है। ये देखिए क्या होता है कि एक कोई इंडिविजुअल है, वो वृद्धि करता है, बड़ा होता है और फिर अपने समान संतान उत्पन्न करके जाता है, न्यू इंडिविजुअल्स को बना के जाता है। अब ये भी वृद्धि करेंगे, परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, उसके बाद ये भी अपने संतान उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रम चलता आता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखता है। यानी जनन का कार्य क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट में कि जनन का कार्य क्या है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के जो निरंतरता है उसको कौन बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है, जनन प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन। देखिए ये थे, अगर ये मर जाते तो इनसे ये उत्पन्न हो पाते नहीं ना, तो ये अब जनन करके अपने समान नए संतान उत्पन्न करके गए। अब ये अगर मर जाएं तो क्या ये उत्पन्न हो पाते नहीं, तो वही निरंतरता टूट जाती। लेकिन ये फिर से जनन करके अपने संतान उत्पन्न करके जाते, इससे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने अथवा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। यानी जितने भी जीव हैं वो अपनी ही विधि विकसित करते हैं जिससे वे अपने समान संतान उत्पन्न कर सकें। जीव किस प्रकार जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक समूह रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी हैं। देखो जीवों में दो ही प्रकार से जनन होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो ये उनमें क्यों होता है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन जनन को कराने के लिए, तो वो होती है उसका आवास, यानी जहाँ पर वो वास करता है, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी उसकी इंटरनल जो फिजियोलॉजी है वो, और अन्य कई कारक सामूहिक रूप से इस बात के लिए उत्तरदायी होती हैं कि जीव किस प्रकार से जनन करे, अलैंगिक जनन करे या लैंगिक जनन करे। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि जीव किस प्रकार से जनन करें, इसके लिए क्या उत्तरदायी है। अभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है कि जीव किस प्रकार के जनन करें, अलैंगिक जनन करें या लैंगिक जनन करें, उसके लिए क्या उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी है आवास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान और अनेक कई कारक सामूहिक रूप से इस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, लैंगिक जनन तभी करेंगे जब उसमें लैंगिक अंग पाए जाएंगे। लैंगिक अंग नहीं होगा तो श्योर है वे अलैंगिक जनन ही करेंगे। आइए, जनन क्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के भागीदारी पर आधारित होती है। आपको बताया मैंने कि एक होता है जब संतति की उत्पत्ति यानी जो संतान है उसकी उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो, यानी सिर्फ एक ही जनक उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें युग्मक का निर्माण हो या ना हो कोई वो नहीं है। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सिंगल लाइन में इसका डेफिनेशन याद होगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है, एकल जनन द्वारा युग्मक के साथ या युग्मक के बिना नए संतान को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। बस या देखिए, अभी आपको मैंने बताया था एक एग्जांपल अमीबा का। अमीबा में क्या था, एक अमीबा है, एकल जीव है ना। बताइए, यहाँ पर मैंने नर और मादा की बात तो नहीं की ना, कोई सी नर और मादा की बात नहीं की, एकल जीव है। इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है और ये बीच से विभाजित होकर दो नए संतान को बना जाता है, एक ये और एक ये। तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लिया। तो देखिए, जब संतति की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी यानी युग्मक बने या युग्मक के बिना जनन हो, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। इसे हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। ठीक, जब दो जनक विपरीत लिंग वाले
जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। जब दो विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग है ना, हाँ, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, जैसे मनुष्यों में नर पुरुष, ठीक है, और मादा यानी स्त्री, ये जब जनन में भाग लेते हैं, इनसे बनता है नर युग्मक शुक्राणु और इनसे बनता है मादा युग्मक अंडाणु। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज, है ना, युग्मनज जाइगोट। और जाइगोट के विभाजन होने से एक नया संतान बनता है। तो इसमें देखिए, यानी जो लैंगिक जनन है वो क्या कहता है? लैंगिक जनन कहता है कि जब दो विपरीत लिंग वाले, एक नर एक मादा, इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करके जीव का उत्पादन करते हैं, तो इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, आइए और अलैंगिक जनन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या है? इस विधि में एकल जीव यानी एक ही जीव भाग लेता है, जनक संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होता है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने आनुवंशिक यानी जनक के एकदम समान होता है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान है? बिल्कुल एक समान ही होता है। अब पहले ये बात समझ लो, यहाँ की जो लाइन कह रही है, इस विधि में यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये फिगर दिखा दूँ, ये देखिए, यह है अमीबा आपका। अमीबा में सिंपल क्या हो रहा है, उसका पहले केंद्रक यानी न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस यानी दो केंद्रक बनाता है और उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो नए अमीबा को जन्म देता है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से समझिएगा। जैसे अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लिया, एक से आपके दो नए संतति बने। अब इनका जो आकार है, इनकी जैसे संरचना है, वो अपने जनक के बिल्कुल समान होगी, एकदम अपने जनक के समान होंगे। पहली तो ये हो गया कि आकार संरचना में तो वे एक समान होंगे, और दूसरा इनकी आनुवंशिकी भी अपने जनक के समान ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि देख लीजिए, देखिए इन्हीं का डीएनए है, इन्हीं का डीएनए डबल होकर आधा इसमें गया, यानी इन्हीं का डीएनए इसमें गया। इनके जो पेरेंट हैं उन्हीं का डीएनए इनकी ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी इनकी आनुवंशिकी भी क्या होगी? समान होगी, आनुवंशिकी भी समान। और जब जीव आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। संतति ना कहकर क्या कहेंगे? क्लोन। ये अपने पेरेंट के एकदम क्लोन होते हैं। क्लियर बात है? आइए तो देखिए, क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से एक समान है? बिल्कुल एक समान ही होते हैं, क्योंकि जो जनक का डीएनए है वही उनकी संतान में जाता है, भिन्न नहीं होते। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द प्रयोग किया जाता है। इस बात को नोट कर लीजिए। कैसे? आकारिकी रूप से समान हो, आनुवंशिकी रूप से यानी उनका डीएनए भी समान हो, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप और जीव, अपेक्षाकृत साधारण जीव आदि में पाया जाता है। अब यहाँ पर अलैंगिक जनन के आपको उदाहरण बताए गए हैं कि अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है। सामान्य रूप से एकल जीव, एकल जीव के रूप में कौन आता है? आपका जीवाणु आता है ना। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा जगत क्या आते हैं? सीधे सीधे ऐसे लिख लो, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत के सदस्य और प्रोटिस्टा जगत के सदस्य, इन सभी में। और सिंपल जो पादप हैं, एक कोशिकीय पादप और जीव, इन सभी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है हाइड्रा का, बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा में बड निकलता है छोटी कलिका के रूप में। ये इसका पेरेंट सेल है, ये हाइड्रा का पेरेंट बॉडी है, जनक कोशिका है। इसके शरीर पर एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है, वो कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें देखिए इसका केंद्रक विभाजित होकर इधर चला जाता है, आधा आधा केंद्रक चला जाता है, इसके पास केंद्रक और इसके पास केंद्रक। अब धीरे धीरे जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये मात्र पौधे से अलग हो जाता है, इससे अलग होकर ये नया संतान उत्पन्न करेगा, तो ये कहलाता है बडिंग। तो बडिंग यानी कलिका भवन किस में पाया जाता है? ईस्ट और हाइड्रा दोनों में, हाइड्रा में भी पाया जाता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में। उसके बाद देखिए बाइनरी फिजन, अभी मैंने आपको बताया जो अलैंगिक जनन की भी ये एक विधि है। अलैंगिक जनन की अलग अलग विधियां हैं,
जैसे कुछ में डिवाइडेशन होता है बडिंग के द्वारा, कुछ में बाइनरी फिजन के द्वारा, कुछ में फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, कुछ में रीजनरेशन के द्वारा। आगे आपको सब बताया जाएगा। फिलहाल कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर बडिंग हो गया, जिसका एग्जांपल है आपका ईस्ट और हाइड्रा। ये आपका जो कहलाता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बदल जाता है, दो डॉटर सेल में बदल जाता है, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अब एक बात मैं आपको बता दूं, फिजन कई टाइप का होता है। फिजन कई टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो ये सब अब डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। ये तब पढ़ाया जाता था जब हम लोग AIPMT का एग्जाम देते थे। अब नीट में जो सब NCERT से पूछी जाती है तो इतना ही रट लीजिए जितना आपके NCERT में दिया गया है, उससे बाहर तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं जाऊँगा। उसके बाद देखिए द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, आपने समझ लिया। द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब उसका जनक कोशिका का केंद्रक पहले विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो नए सेल्स बनाते हैं, जैसा कि आपने अमीबा के केस में देखा। तो अब द्विविखंडन किस में होता है, प्रोटिस्टा यानी जीवाणुओं में होता है। मोनेरा में आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सभी में होता है। जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती थी। अब देखो वहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, मोनेरा या प्रोटिस्टा करके भी दिए जा सकते हैं, या मोनेरा प्रोटिस्टा के अंदर जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उससे सीधे पूछा जा सकते हैं। क्या अगर आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि बताइए पैरामीशियम में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तब क्या आप नहीं लगाएंगे द्विविखंडन? लगाएंगे, क्योंकि पैरामीशियम भी तो मोनेरा के अंतर्गत, सॉरी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही तो आता है। उल्टा बोल दिया, प्रोटिस्टा में आपके बैक्टीरिया नहीं आते, मोनेरा में आपके बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये यूग्लिना, ये सब आते हैं। उसके बाद देखें, अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। अब आप खुद सोचो, अभी आपने अमीबा में ये देखा अलैंगिक जनन, अमीबा में जो आपने देखा यहाँ पर ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये कोशिका विभाजन भी तो है। एक कोशिका में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। पहले आपका केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो देखिए यहाँ पर भी केंद्रक का पहले विभाजन हुआ, ठीक है, केंद्रक अलग हो गए, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। तो ये कोशिका विभाजन नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, इन सभी में अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन के समतुल्य है। जो कोशिका विभाजन है वही उसका अलैंगिक जनन भी कहलाता है। तो देखें इन जीवों में क्या है कि समसूत्री कोशिका विभाजन, सिर्फ कोशिका विभाजन नहीं, समसूत्री भी याद रखेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री तो हो ही नहीं सकता। समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बहुत से एकल कोशिकीय जीव द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव में तीव्रतापूर्वक विवृद्धि कर जाता है, जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी, प्लाज्मोडियम भी इसी में आता है। उसके बाद आता है छोटी कलिका द्वारा। तो अभी आपने पढ़ा बडिंग किस में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लीजिए। हाइड्रा में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती है, बाद में अलग होकर ये नई ईस्ट जीव को बनाती हैं। देख लीजिए, अभी आपको बताया है कि हाइड्रा है, तो हाइड्रा के पेरेंट बॉडी यानी जनक पर एक छोटी सी कलिका बनती है, धीरे धीरे ये शरीर में आकार में बड़ी हो जाती हैं और एकदम परिपक्व होकर मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाती हैं, यानी नया हाइड्रा या ईस्ट बनाती हैं। उसके बाद देखिए इंसिस्टमेंट, पुटी भवन। अमीबा एक ऐसा प्राणी है, कहाँ गया, जिसमें अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसमें दो परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में एक तो ये जान लिया कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है सामान्य कंडीशन में। विषम परिस्थितियों को देखें, यानी जब परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो, आसपास का वातावरण उसके अनुकूल ना हो, तापमान उसके अनुकूल ना हो, तब ये किस प्रकार से विभाजन करता है। अमीबा अपना जो पादाब है स्यूडोपोडिया, उसे संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करके, जिसे सिस्ट कहा जाता है, इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। विषम परिस्थिति आने पर वे अपने जो पादाब हैं यानी स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया जानते हो क्या होता है, ये ऐसे जो संरचनाएं बनी है ना अमीबा में, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो इन सभी को संकुचित कर लेता है, संकुचित करके उसे त्रिस्तरीय कठोर आवरण से स्रावित करके एक संरचना बनाता है, जिसे पुटी यानी सिस्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर जो पुटीकृत अमीबा है, जिसके पास अभी सिस्ट है, इनसिस्टेड अमीबा, उसमें मल्टीपल फिजन द्वारा विभाजन होता है। मल्टीपल फिजन में
वही पुटी के अंदर जो अमीबा है वो एक से अधिक संतति उत्पन्न करता है, मल्टीपल फिजन, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, कई सारे संतान उत्पन्न करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछी जा सकती है वो ये कि पुटी भवन किस में होता है, तो पुटी भवन होता है आपका अमीबा में। दूसरा क्वेश्चन देखिए दे दिए, मल्टीपल फिजन किस में होता है, तो मल्टीपल फिजन अमीबा का एग्जाम्पल तो दिया ही है एनसीईआरटी में। एक और नोट कर लीजिए, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिजन होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये विषम परिस्थिति में अमीबा में किस प्रकार से जनन होता है, पुटी भवन कहिए या मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन, दोनों समान है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुटी भवन किस में होता है। सब अपने क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिए, पुटी भवन किस में होता है, अमीबा में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुटी भवन के दौरान अमीबा में जो पुटी यानी सिस्ट का निर्माण होता है वो कितने आवरण युक्त होती है, तो त्रिस्तरीय होती है, 3 आवरण युक्त होती है। ठीक है, उसके बाद ये कि अमीबा में विषम परिस्थिति में जनन किस प्रकार से होता है, तो क्या बताएंगे, पुटी भवन या मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। और अमीबा में अनुकूल अवस्था में जनन किसके माध्यम से होता है, तो क्या बताएंगे, द्विविभाजन या बाइंडी फिजन। ये हो गया। मल्टीपल फिजन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा तथा अथवा बीजाणु अमीबाब, या तो अमीबा या तो बीजाणु अमीबाब स्यूडोपोडियोस्पोर्स उत्पन्न करता है। पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं, इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए इससे कई सारे और क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे ये कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया किस में होती है, तो बीजाणु जनन की क्रिया किस में होती है, अमीबा में होती है, विषम परिस्थितियों में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजाणु अमीबाब यानी स्यूडोपोडियोस्पोर्स किस में बनते हैं, तो बताएंगे इंसेस्टमेंट ऑफ अमीबा, अमीबा के पुटी भवन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणु का निर्माण होता है अलैंगिक जनन के लिए, लेकिन वो चल सकने में सक्षम होते हैं। तो वे बीजाणु जो चल सकने में सक्षम हो उन्हें हम चल बीजाणु, इंग्लिश में जू स्पोर्स कहते हैं। ये पाया जाता है आपका फंजाई जगत के सदस्य में तथा साधारण पादप जैसे शैवाल। तो फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स हैं, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शीय चलन संरचनाएं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है, कई बार आपका रिपीट हुआ है। कलिका जिसमें हाइड्रा, तो हाइड्रा और ईस्ट, देखिए ईस्ट का और हाइड्रा का मैंने ऊपर ही बता दिया था, तथा जिम्यूल स्पंज में पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है नीट में। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो चल बीजाणु, पहले तो ये याद करिए कि चल बीजाणु किन में पाया जा सकता है, फंजाई के सदस्य और कुछ पादप जैसे शैवालों में जू स्पोर्स पाए जा सकते हैं। ये कैसी संरचनाएं होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती हैं जो नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। कोनिडिया एक अन्य चल बीजाणु है जो पेनिसिलियम को जन्म देता है, और कलिका यानी अभी कोनिडिया में मैं श्योर नहीं हूँ कि चल बीजाणु या चल बीजाणु, इतना जानते हैं कि ये है बीजाणु, याद नहीं आ रहा है। कलिका आपका एक अन्य संरचना है जो नए संतान को जन्म देता है, तथा जिम्यूल स्पंज में पाए जाते हैं जो नए संतान को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर फिगर आपके दिए गए हैं, जू स्पोर्स का एग्जाम्पल आपका दिया गया है, ये है क्लैमाइडोमोनास, जू स्पोर्स का एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए जू स्पोर का एग्जाम्पल, तो जू स्पोर्स किस में पाए जाते हैं, क्लैमाइडोमोनास में। उसके बाद बी देखिए, बडिंग, यह है आपका बड किस में, दोनों में, ईस्ट और हाइड्रा, यहीं आपने बुक में ही लिख लीजिए। कोनिडिया किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम कवक में। उसके बाद यह आपका जिम्यूल किस में पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस में। ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। ठीक, आइए, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है।
पौधों में कायिक जनन होता है, याद रखना। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ये कायिक जनन का वास्तविक डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो वास्तविक परिभाषा होती है मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से, उसके जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का बनना ही कायिक जनन कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या गया है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। बिल्कुल सही बात है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? ध्यान से समझना। क्योंकि आप अगर कायिक जनन कराते हो, देखो खुद भी होता है कायिक जनन, अभी कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, और कुछ आप भी कराते हो। मैं एग्जांपल गुलाब के पौधे का दूंगा। गुलाब के पौधे के अपने दोस्त के यहाँ गया और वहाँ पर गुलाब का पौधा अच्छा लगा, उसकी टहनी तोड़ के लेके आए और अपने गमले में उसे लगा लिया, और वो पौधा परिपक्व भी हो गया, उगने लगा। आपने क्या किया? एक गुलाब के किसी कायिक भाग यानी उसके तने को लाकर काट कर उसका नया पौधा बना दिया। तो बताइए किसी दो जनक की आवश्यकता पड़ी? नहीं ना, एक ही जनक यानी एक ही जनक पौधे के भाग से आपने नए पौधे को उत्पन्न किया। तो अलैंगिक जनन क्या कहता है? जब एक जनक भाग ले, तो एक ही जनक भाग ले रहा है तो इसे हम कायिक जनन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आप आलू खरीद के लाते हो मार्केट से, ठीक है, आलू खरीद के लाते हो, उसमें आइस जैसी संरचनाएँ देखते हो आप कुछ दिन के लिए आलू छोड़ दो, ऐसे ही देखोगे तो इन आइज से नए शाखाएं निकलने लगती हैं और उसे ले जाकर मिट्टी में गाड़ दो, नया पौधा पूरा विकसित हो जाएगा। तो आलू के एक भाग से नया पौधा उत्पन्न हुआ है। प्याज आप देखते हो, प्याज में आप अगर देखो तो यहाँ पर उससे भी नए पौधे निकलने लगते हैं कुछ समय के पश्चात। तो बताइए प्याज, लहसुन, ये सभी क्या है? पौधे का वो कायिक भाग है जिससे नया संतान, नया पौधा उत्पन्न होने लगता है। इसमें क्या किसी दो जीवों की आवश्यकता पड़ी? नहीं। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लेकिन चूंकि पौधे में हो रहा है इसलिए पौधे में इसे कायिक जनन कहा जाता है। क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही डीएनए, जो डीएनए इनके पास है वही डीएनए नए पौधे के पास जा रहा है, दो अलग अलग डीएनए नहीं आ रहा है। विभिन्नता तब उत्पन्न होती है जब दो अलग अलग जनक से डीएनए आता है। लैंगिक जनन में कभी भी क्लोन नहीं होता, लेकिन अलैंगिक जनन में हमेशा क्लोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक जनन किससे होता है? तो कायिक जनन कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन को ही कायिक परिवर्धन भी कहते हैं। इसकी इकाई क्या है? यानी देखें, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कायिक भाग क्या है? कायिक भाग, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। कायिक भाग क्या होता है? पौधे का कोई भी भाग, जैसे उसका जड़, तना या पत्ती, जिससे नए पौधे का विकास संभव हो, वो उसका कायिक भाग या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। कुछ पौधों में देखिए उसका जो तना है वो रूपांतरित होकर रनर बना लेता है। तो आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि रनर क्या है, रूपांतरित तना या जड़, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हम लोग तो पढ़े हैं डिटेल में, तो हम लोगों को पता है। तो ये जो रनर होता है आपको सीधे एग्जाम्पल से याद रखने हैं, रट डालो इसे। रनर का एग्जाम्पल दूब, घास, खट्टी बूटी, राइजोम, अदरक, हल्दी, केला, कंद, आलू, घन कंद, अरबी, जिमी कंद, अंता, भूजतारी, शकर, पुदीना, मिंट, गुलदाउदी, शकरकंद, सल्ककंद, बल्ब यानी प्याज, भूजतारी, स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी, भूजतारिका, ऑफसेट, जलकुंभी, पिस्टिया, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीट में हर साल आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले चैप्टर में, बस यहीं से क्वेश्चन आते भी हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो इन सबको एकदम ऐसा रट्टा मारना कि भूले ही ना, ठीक है। अब ये जो आप सोच रहे हो ना, ये रनर क्या है, राइजोम क्या है, ट्यूबर क्या है, तो ये सब याद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एक सिंपल सा, ये ट्यूबर क्या है? ट्यूबर देखो, एक पौधा है तो पौधे के कोई एक ही भाग तो होता नहीं, उसकी जड़ होती हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, है ना, तना होता है ना, उसका तना है, उसमें जड़ हैं, ये सारी चीज़ें। तो आलू का पौधा मैंने बनाया है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आलू का पौधा मतलब जो आलू आप खाते हो सिर्फ वही है उसका पौधा? नहीं,
आलू के पौधे में पूरा का पूरा भाग होता है, जड़ तना पत्ती सब पाया जाता है। जो आप आलू घर पे लाते हो ना, वो ज़मीन के अंदर होता है, वो उसका रूपांतरित तना होता है। जो आप आलू घर पे लाते हो काट कर खाने के लिए, उसे कंद बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। आलू का कंद, ट्यूबर। आलू तो पूरा का पूरा पौधा हो गया ना, आलू का पौधा, आलू के पौधे का ये कंद भाग जो आप लाते हो घर पे काट के खाते हो। तो कंद से नया पौधा उग सकता है, किसमें? आलू में। ऐसे ही अदरक जो आप कूच के चाय में डालते हो, वो अदरक, उस अदरक को जो आप कूच के चाय में डालते हो उसे कहते हैं प्रकंद, राइजोम। तो इसी तरीके से सबके नाम हैं, ठीक है। जैसे सलककंद आपका प्याज है, प्याज काट के उसका सलाद बना के खाते हो, तो जो आपने सलाद बनाया है ना, जो प्याज काट के, वही उसका क्या कहलाता है? सलककंद भाग कहलाता है, जिसको छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए तो नया पौधा निकल आएगा। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको याद कर लीजिए। उपरोक्त सभी नई संतति को पैदा करने में समर्थ रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध है। ये संरचनाएं क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं, जिनसे नए संतान उत्पन्न हो सकते हैं। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण दो जनक भाग नहीं लेते, अतः यहाँ अलैंगिक जनन की ही विधि है और इनसे उत्पन्न संतान को हम क्लोन कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है ट्यूबर का, यानी आलू में। यहाँ पर फिगर जरूर देखिएगा, आईज इसे बोलते हैं, जर्मिनेटिंग बड है। इस फिगर को अपने एनसीईआरटी में जरूर देख लीजिएगा। ये आपका राइजोम का है, यानी अदरक का भाग है। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, आपने पढ़ा, ये सब आपने नहीं पढ़ा कि पत्ती, तना, जड़ का रूपांतरित भाग नहीं पढ़ा, लेकिन एक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि पत्ती से नए पौधा किस में बनता है। कौन सा ऐसा पौधे का उदाहरण है जिसकी पत्ती से नया पौधा बनता है? तो वो है आपका ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम या अजूबा। इसी को अजूबा भी कहते हैं, या इसी को पत्थरचट्टा भी कहते हैं, पत्थरचट्टा। देखा होगा आपने, घरों में होगा। और ये आपका अगेव है, बल्बिल। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल ऊपर नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी वाले आपको इसी तरीके से धोखा देते हैं कि आपको एनसीईआरटी में तो कुछ और मेंशन कर रखे हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन फिगर में कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी हैं जो आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। फिगर छोड़े एग्जाम्पल आपका भटक जाओगे। तो बल्बिल का एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने फिगर में दे रखा है, अगेव, तो उसको भी नोट कर लीजिए। बल्बिल एक और संरचना है जो अगेव में पाई जाती है, जिससे नया संतान उत्पन्न होता है। यह है आपका ऑफसेट, जो पाया जाता है किसमें? जलीय पौधों में, पिस्टिया में। देखिए, और कोई एग्जांपल है क्या? आइज आप पोटैटो पढ़ चुके हो, राइजोम ऑफ जिंजर पढ़ चुके हो। ये नहीं पढ़े हो ऊपर, तो ऊपर आप लिख लीजिएगा बल्बिल ऑफ अगेव। लीफ बड ऑफ ब्रायोफिल्लम, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, जो कि मैंने आपको बताया कि पत्ती के द्वारा किस में नए संतान उत्पन्न होते हैं, यानी लीफ बड किस में पाए जाते हैं? ब्रायोफिल्लम में या अजूबा में। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ यानी आइकॉनिया पिस्टिया, सॉरी आइकॉनिया। तो वाटर हाइसिंथ क्या है? जलकुंभी। तो जलकुंभी में ऑफसेट पाया जाता है, वो भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है केले में कायिक जनन किसके होता है? तो केला, अदरक, हल्दी, इन सभी में कायिक जनन किसके माध्यम से होता है? प्रकंद के माध्यम से होता है। चेक कर लीजिएगा, ऊपर मैंने बताया है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको अगर हम कई भाग में टुकड़े कर दें, तो प्रत्येक वो टुकड़ा जिसमें केंद्रक का अंश होता है, वो विभाजित करके पूरा का पूरा जीव उत्पन्न कर लेता है। इसे पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन। उसके जितने भी भाग हैं, आप इसको काट दो, वो भाग जिसमें केंद्रक का अंश होगा वो फिर से डिवाइड करके नया जीव बना लेगा। तो जितना काटोगे उतना ही जीव उत्पन्न होगा। तो ये पुनरुद्भवन कहलाता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन की जो असीम क्षमता है वो किस में पाई जाती है? प्लेनेरिया इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन प्लेनेरिया है, लेकिन नीट जानबूझ के हाइड्रा भी पूछती है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महावित्ती यानी वाटर हाइसिंथ को सुना है। वाटर हाइसिंथ यानी अभी आपने सुना है, वाटर हाइसिंथ किससे? ऑफसेट के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। ऑफसेट के द्वारा अलैंगिक जनन करता है, यानी इसके तने की एक संरचना है जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, उसके द्वारा ये अलैंगिक जनन करता है। जलकुंभी में, ये इसे जलकुंभी भी कहते हैं, इसे बंगाल ऑफ टेरर भी कहते हैं।
सॉरी टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर पौधा था, इसकी पत्तियां अच्छी थी, बाहर से लाया गया था इसको इसकी पत्तियों की खूबसूरती के लिए, लेकिन ये बंगाल में जब लाया गया तो उसके सारे जलाशयों में इतना फैल गया, इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं। आपने भी देखा होगा आसपास अगर तालाब होगा तो उसमें जलकुंभी कितनी तेज़ी से विकसित करते हैं, और उस जल में उपस्थित जितना भी ऑक्सीजन है सब सोख लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी से उस तालाब में उपस्थित मछलियाँ मर जाती हैं। तो यह भी कुछ नहीं है बल्कि जलीय पादप वाटर हायसिंथ है, जो ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पौधे का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसके सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ था। यद्यपि यह कार्य कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि प्लेनेरिया में किस प्रकार का किसकी अधिक क्षमता होती है। तो प्लेनेरिया में सबसे अधिक क्षमता पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की होती है। निम्न में से कौन स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता में के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रा नहीं है, सॉरी प्लेनेरिया नहीं है, हाइड्रा होगा, क्योंकि पुनरुद्भवन की क्षमता आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। CPMT 2010 का क्वेश्चन है। आलू, अदरक, केला आदि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए, आलू अदरक केला हैं क्या, आलू अदरक केला क्या है, रूपांतरित स्तंभ है, तने का रूपांतरित भाग, तो जो मैंने आपको डिटेल नहीं पढ़ा है यहाँ पर दे दिया है। तो याद करिए रूपांतरित तना कौन है, आलू अदरक केला। शकरकंद जो पढ़े हो वो रूपांतरित जड़ है, अगर यहाँ कहीं मिलेगा तब तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इन पर पर्वसंधियाँ यानी नोड्स पाई जाती हैं, जिन पर जब ये पर्वसंधियाँ नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तब इनसे मूल और नए पौधे उत्पन्न होते हैं। तो अब डिटेल यहाँ बताया जा रहा है कि जो आलू अदरक केला हैं जो रूपांतरित तना होते हैं, इन पर पर्वसंधियाँ यानी नोड्स पाई जाती हैं। ये नोड्स जब नम मृदा के संपर्क में आती है तो उनसे जड़ें और अन्य शाखाएँ उत्पन्न होती है, जिससे नया पौधा विकसित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए आलू या अदरक की जो आपका रूपांतरित तना है उसके किस भाग से नए पौधा का विकास होता है। तो बताएंगे पर्वसंधियों यानी नोड से। नेक्स्ट, पत्थर चट्टा यानी ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं जो नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती में कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है, कौन सी ऐसी संरचना होती है जिससे नए संतान उत्पन्न होते हैं। तो वह अपस्थानिक कलिका, एडवेंटिशियस बर्ड्स, क्योंकि एडवेंटिशियस बर्ड्स कहा जा रहा है ना। देखिए जो कलिकाएं होती हैं ना वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक अपस्थानिक कलिका है, एक होती हैं कक्षीय कलिका यानी एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड नहीं बोला जा रहा, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कौन सा बर्ड पाया जाता है, एडवेंटिशियस बर्ड, एक्सिलरी बर्ड नहीं कहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ऐसा कायिक जनन जिनसे नए पौधे पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर उगते हैं। तो पत्ती द्वारा जनन किसके में होता है, आपने पढ़ा ब्रायोफिल्म यानी अजूबा में। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या मेन पॉइंट है, तो आपको पता है कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। नर से बनता है नर युग्मक शुक्राणु और मादा में उससे मादा युग्मक अंडाणु। लेकिन अगर हम बात करें पुष्पी पौधों में, तो पुष्पी पौधों में जो नर युग्मक होता है परागकण के अंदर होता है, और जो मादा युग्मक होती है अंडकोशिका वो आपका बीजांड के अंदर होता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा यानी नर तथा मादा का निर्माण होता है। यानी कह रहे हैं कि लैंगिक जनन जो होती है वो एक से जीव, एक समान जीव नहीं, इसमें ये थोड़ा सा गलत आ रहा है। एक से जीव का मतलब कह रहे हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी, मेरानी मधुमक्खी कैपेबल होती है अकेले ही नए संतान ड्रोन उत्पन्न करने में, तो वो हो गई। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो पुष्प उत्पन्न होती हैं वो द्विलिंगी होती हैं, वे भी अकेले ही अपने संतान उत्पन्न करते हैं, तो उनकी बात की गई है कि एक ही जीव या दो विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर और मादा जिसमें शामिल होते हैं उससे निर्माण होता है। उनमें युग्मक का पहले निर्माण होगा। यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, यानी आपका जो नर है, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से द्विगुणित संरचना जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज आगे चलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। इस बात को आप अंडरलाइन करेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो लैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन की तुलना में एक तो एक विस्तृत प्रक्रिया है,
और जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। जितना सामान्य अलैंगिक जनन है कि सिंपली उसके आलू से नए पौधा उत्पन्न हो गया या सिंपल वो डिवाइड होकर 2 नए संतान बना लिए, उतना ये आसान नहीं होता, ये जटिल होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक आपस में मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि युग्मक आपस में मिले फिर या फिर हो सकता है नष्ट हो जाएं तो बेकार हो गया। तो अगर हो सकता है मिलेंगे तब जाकर युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा तो फिर युग्मनज से विभाजन होगा, नए संतान बनेंगे। तो एक तो जटिल प्रक्रिया है, दूसरी धीमी प्रक्रिया होती है। जितनी तेज गति से बैक्टीरिया वृद्धि करेंगे उतनी तेज वृद्धि से कोई पौधा विकसित नहीं करेगा। तो ये धीमी प्रक्रिया होती है। किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं? अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। तो लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं, एक तो वे आपस में भी समान नहीं होते, यानी अगर मान लो कोई 2 संतान उत्पन्न हुई तो वो आपस में भी संतान समान नहीं होती और अपने जनक के भी समान नहीं होती। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है। ठीक है, पादप जंतु और फंजाई की बात करें तो ये देखेंगे तो ये सभी फंजाई जंतु पादप ये सभी आंतरिक संरचना में एक दूसरे से अलग हैं, शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब बात आती है लैंगिक जनन की तो ऐसा लगता है कि तीनों में एक समान जो प्रक्रियाएं हैं वही होती हैं। तीनों में नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, युग्मनज बनेगा, युग्मनज में विभाजन होगा, तब जाकर कहीं नया संतान उत्पन्न होगा। तो वो यही बता रहे हैं, एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब ये लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसा पैटर्न अपनाते हैं। एक आश्चर्य की बात है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था में परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था यानी जुवेनाइल फेज की प्रावस्था कहलाता है। अब इस बात को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का मतलब होता है जनन अवस्था से पहले का समय, यानी जैसे ही वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो उसके पहले का समय जो आपका होता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है, बच्चे जो होते हैं। पादपों में यही अवस्था कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव फेज कहलाती है। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है कि पौधों में वृद्धि का काल क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? कायिक प्रावस्था, यानी जीवों का वो समय जिसमें वो सिर्फ वृद्धि करता है। वृद्धि करके वो जब आप अपने मैक्सिमम ग्रोथ पर पहुंच जाता है 14 से 15 साल के बीच में, वो मनुष्य की बात करें तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वो तो 12-13 साल में ही मैच्योर हो जाती हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उन्हें 15-16 साल लगता है मैच्योर होने में। उनकी वृद्धि जब एक कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब उसकी वृद्धि कंप्लीट होती है उस समय का जो फेज होता है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। उसके जस्ट बाद जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं यानी वो जनन करने की अवस्था में आते हैं तब उसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ऐसे ही जब पौधे होते हैं जब अपनी वृद्धि करते हैं, अभी जब तक पौधा मतलब आपने कोई पौधा लगाया अभी वो वृद्धि कर रहा है, जब आप जान गए कि अब बहुत बड़ा हो गया, अब इसमें फूल आने वाला है, तो फूल आने से पहले का जो समय होता है वो उसका जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कहलाता है। तो वेजिटेटिव फेज कहलाता है अब जब उसके पौधे पर पुष्प उत्पन्न हो जाए, तो जब पुष्प उत्पन्न हो गया तो वो वेजिटेटिव फेज नहीं रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। यहाँ पर अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। कुछ जीवों में जैसे मनुष्य में मैंने बताया ना 15 से 16 साल 17 साल जो भी लगता है वृद्धि करने में, या फिर अन्य जो जीव हैं शेर चीता उन सब में अलग समय होता है वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज की। किशोरावस्था या हम जुवेनाइल फेज या हम वेजिटेटिव फेज की बात करें, इसकी समाप्ति ही रिप्रोडक्टिव फेज का आरंभ होता है। यानी वृद्धि रुकने के बाद, वृद्धि हो चुकी जितना होनी थी उसके बाद अब जनन प्रावस्था शुरू होती है। यानी नर हैं तो उसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु का बनना शुरू हो जाएगा, मादा है तो उसमें मादा युग्मक अंडाणु का बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसे हम मीनार्क कहते हैं, प्रथम रजोदर्शन जिसे हम कहते हैं मीनार्क, उससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसकी जुवेनाइल फेज खत्म, अब रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो रही है। वैसे ही बॉयज़ में भी थोड़ा लेट होता है गर्ल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो गर्ल्स से 2-4 साल बाद
बॉयज़ में ये चीज़ें होती हैं। यानी अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 12 से 13 साल में मैच्योरिटी हो जाती है और वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ जाते हैं, लेकिन बॉयज़ में 15 से 16 साल तक उनका जुवेनाइल फेज चलता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आते हैं। अब प्रावस्था को उच्च पौधों में आसानी से देखा जा सकता है जब उसके पुष्प आने लगते हैं। जैसे ही पुष्प आने लगेंगे यानी वो समझ जाइए कि वो पौधा अब रिप्रोडक्टिव फेज़ में है, जुवेनाइल फेज़ में नहीं है। कुछ पौधों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें एक से अधिक बार पुष्प निकलता है। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। वे पौधे या तो वार्षिक होंगे या द्विवार्षिक होंगे, यानी 1 साल तक जीवित रहेंगे या 2 साल तक जीवित रहेंगे, और यह सभी स्पष्टता कायिक जनन तथा जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी वो पहले कायिक फेज़ का मतलब यहाँ पर आप जनन से मत नोट करिए, ये वेजिटेटिव फेज़ है, यानी वो वृद्धि करेंगे, फिर जनन रिप्रोडक्टिव फेज़ में आएंगे, पुष्प उत्पन्न होगा, और फिर पुष्प उत्पन्न होने के बाद उनका अपना बीज बनेगा। बीज बनने के बाद बीज उनसे अलग हो जाएंगे, उनसे नए पौधे बनेंगे, लेकिन जो जिससे बीज बना था वो पुराना पौधा झड़ बढ़ जाएगा, जीर्यमान यानी सेनेसेंट पतझड़ के द्वारा समाप्त हो जाएगा। परंतु कुछ बहुवर्षीय पौधे होते हैं, यानी जो कई सालों तक जीते हैं। इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है कि उनमें कब देखिए पुष्प निकलता है, पुष्प के बाद बीज बनता है, फिर पुष्प झड़ भी जाता है, फिर उसके बाद वे शांत हो जाते हैं, फिर उनके अनुकूल मौसम आने पे 4-5 महीना बाद फिर उनमें पुष्प आता है। तो उनमें यानी पेरिनियल प्लांट में हम उनका रिप्रोडक्टिव फेज और वेजिटेटिव फेज पहचान करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। कुछ पौधा असामान्य रूप से पुष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से बम्बू यानी बांस की जो पौधा होती है वो सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन देती है। 50-100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करती है। यानी जो बम्बू है, बांस का पौधा है, वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, और एक ही बार पुष्प उत्पन्न करने में इतना ज़्यादा पौधा उत्पन्न कर देता है कि पूछिए मत। तो ये बात आपका क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि बम्बू स्पीसीज अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार पुष्पन करता है, तो एक बार। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में उनसे फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप है स्ट्राबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरंजी भी कहते हैं। ये सिर्फ 12 साल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इसमें पुष्पन 12 साल में एक ही बार होता है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। अब देखिए कुछ ऐसे किशोरावस्था है जो कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी जो किशोरावस्था है यानी जुवेनाइल फेज है, वो एंड होने पर जो प्रजनन अवस्था आती है तो उसमें कुछ शारीरिक और आकारिकी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे मनुष्य में ही जो बच्चे होते हैं जब वो जुवेनाइल फेज में होते हैं तब तक उनके अंदर कोई ऐसे परिवर्तन नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे वो जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं उनके दाढ़ी मूंछ आना, उनकी आवाज़ में भारीपन आना, ये सब कुछ आकार की बदलाव देखे जा सकते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुके हैं। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। प्रकृति में रहने वाली पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देती हैं, तो यानी ये मौसमी प्रजनक होती हैं। जो एक विशेष मौसम में प्रजनन करें वो क्या कहलाती हैं? मौसमी प्रजनक। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं गया है, अभी बताते हैं। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, और जो वर्ष भर चाहे जब जनन करें उन्हें हम सतत प्रजनक यानी कॉन्टिन्यूस ब्रीडर भी कहते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले जो पक्षियां हैं जैसे कुक्कुट फॉर्म यानी पोल्ट्री फॉर्म जिसमें मुर्गियां मुर्गे पाले जाते हैं, उन मुर्गियों में अगर आप देखें तो वर्ष भर अंडे देना चालू रहता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो मानव के हित में ज़बरदस्ती हार्मोन वगैरह लगाकर कराया जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन सारी जितनी भी पक्षियाँ हैं वो विशेषकर एक विशेष मौसम में ही अपने अंडे देती हैं। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित ना होकर इसकी बड़ी पैमाने पर व्यापार के लिए उत्तरदायी है, यानी कुक्कुट फार्म के बारे में बताया गया। उसके बाद देखिए जनन प्रावस्था रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान अपरा स्तनी मादा यानी प्लासेंटल मैमल अंडाशय की सक्रियता, सहायक वाहिका, हार्मोन में चक्रिक परिवर्तन आते हैं। नॉन प्राइमेट, अब देखिए इसकी बात समझिएगा कि जो जनन प्रावस्था जब आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो चाहे कोई जंतु है, चाहे मनुष्य हो, चाहे बंदर हो, चाहे गाय भैंस हो, इन सभी में जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है यानी वो जनन के लिए तैयार होती हैं तो इससे उनके अंडाशय में उसकी सक्रियता में परिवर्तन आता है। अंडाशय सक्रिय होकर अंडाणु का निर्माण करने लगती हैं।
उनकी सहायक वाहिकाएं एक्टिव हो जाती हैं जिससे अंडाणु उनके गर्भाशय तक पहुंच पाए। बहुत सारे हार्मोन्स का मोचन होता है जो इन क्रियाओं को रेगुलेट करता है। यानी जब मादा स्तनी परिपक्व हो जाती है, जब जनन प्रावस्था में पहुंचती है, तब उसके शरीर में ये सारे बदलाव आते हैं जिन्हें हम चक्रिक परिवर्तन, साइक्लिक चेंजेस कहते हैं। इन्हें एक नाम दिया जाता है। नॉन प्राइमेट जो होते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, चूहा, कुत्ता, हिरन, चीता, इन सभी में जो नॉन प्राइमेट्स हैं, जो प्राइमेट के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनमें इस चक्रिक परिवर्तन को मध्य चक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। जबकि प्राइमेटों जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य में, मादा मनुष्य में, स्त्रियों में इसे ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो इन सब बातों से आप परिचित होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं। हर 28 डेज पे ये आपका साइकिल रिपीट होता रहता है। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ये बात याद रखना है कि मध्य चक्र किस में होता है और ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है नीट में। तो मध्य चक्र के एग्जाम्पल गाय, भेड़, पहले तो याद करिए नॉन प्राइमेटा। नॉन प्राइमेटा के सदस्य गाय, भेड़, चूहो, हिरन, कुत्ता, चीता, इन सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? बंदर, एप्स, मनुष्य में। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ यानी मौसमी प्रजनक कहते हैं। यानी अभी मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक विशेष मौसम आने पर ही जनन की प्रक्रिया करते हैं। ऐसे जीवों को मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। बहुत से स्तनधारी मनुष्य को लेकर, बहुत से ऐसे स्तनधारी हैं जो वर्ष भर जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इन्हें हम सतत प्रजनक कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। यानी प्रजनन का अंत किसे मानेंगे हम? लाइफ साइकिल के किस भाग को मानेंगे कि यह प्रजनन का एंड है? तो वृद्धावस्था को। जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो वो मानते हैं कि ये प्रजनन आयु की समाप्ति है। जीर्णता, सेनेशंस, पौधों में से हम सेनेशंस कहेंगे और जंतुओं में से हम ओल्ड एज कहेंगे। दोनों को भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो सेनेशंस वाला भाग है वो हम पौधों के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। जीर्णता, उनका पौधा वगैरह झड़ जाता है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होना लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि शरीर में वृद्धावस्था की पहचान क्या है, जीवन के अंतिम अवधि का पहचान क्या है, तो क्या बताएंगे? पहचान है कि उसकी उपापचय का मंद गति से होना, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनमें शरीर में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो स्लो हो जाएं, तो ये वृद्धावस्था की पहचान होती है। अब बहुत सारे आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, कोई एक तो होते नहीं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सभी लेकर तो वो सभी स्लो हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था अंततः कहाँ चली जाती है? मृत्यु तक, यानी आप वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है। पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों अवस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। यानी पौधा हो चाहे जंतु हो, उनका जन्म होता है, वो विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो जन्म से विकास के लिए भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किशोरावस्था तक आने में हार्मोन्स बहुत सारे उसे रेगुलेट करते हैं। किशोरावस्था से वो जनन प्रावस्था में यानी रिप्रोडक्टिव फेज में जाती हैं, तो उसके लिए उस समय अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसे रिप्रोडक्टिव फेज में लेकर जाती हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जो वृद्धावस्था आती है उसके लिए अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो उसको वृद्धावस्था की ओर लेकर जाती है। यानी लाइफ चक्र के जो भी आपके जो अवस्थाएं हैं, जैसे किशोरावस्था, जनन प्रावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित कौन करता है, तो हार्मोन और कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब आता है आपका लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। अब लैंगिक जनन में 3 चरण होता है, मैं आपको बता दूं। निषेचन, पूर्व घटना जिसे हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट, निषेचन यानी रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है पश्च निषेचन घटना यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट। देखिए इसमें जो निषेचन पूर्व घटना जो होती है यानी प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट,
इसमें क्या होता है, निषेचन के लिए क्या चाहिए, युग्मक चाहिए, तो युग्मक बनता है यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा, नर युग्मक मादा के युग्मक के पास जाता है यानी युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। और जो आपका निषेचन है उसमें आपका नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। यह आपका निषेचन की घटना हो गई। उसके बाद है निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद जो युग्मनज है वो विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण से नया संतान बनाता है, तो ये कहलाता है निषेचन पश्च घटना, यानी इसके अंतर्गत आता है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानताएं होती हैं। यद्यपि लैंगिक जनन क्रम संबद्ध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। ये क्या कह रहा है, इसका बात को समझिएगा। ये कह रहे हैं कि यद्यपि सभी जीवों में, पौधों में, फंजाई में, जंतुओं में जो लैंगिक जनन का अंग है, लैंगिक जनन से संबंधित जो संरचनाएं हैं वे अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे मनुष्यों में बात करें तो नर में पाया जाता है वृषण जिसमें नर युग्मक बनता है, मादा में होता है अंडाशय जिसमें उसमें मादा युग्मक बनता है। तो ये संरचना पौधे के पुष्प से बहुत अलग है क्योंकि पौधे में जो पुष्प होता है उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो देखिए संरचनाएं भिन्न हैं लेकिन जो रिप्रोडक्शन का इवेंट है वो सेम है। लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वो समान हैं। हमारे शरीर में भी पहले युग्मक बनेंगे, पौधों में भी पहले युग्मक बनेंगे, फिर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, पौधों में भी नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। इनके मिलने से द्विगुणित युग्मनज का विकास होगा, उनमें भी द्विगुणित युग्मनज का विकास होगा। युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाएंगे, पौधों में भी युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाएंगे, भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होगा, उसमें भी भ्रूण से नया संतान उत्पन्न होगा। तो संरचनाएं भिन्न हैं लेकिन लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वो पौधे से लेकर जंतुओं में क्या होती है, समान दिखाई देती हैं, यानी एक नियमित क्रम का अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के युग्मन से यानी निषेचन और फिर भ्रूणोद्भवन द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाओं में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है निषेचन पूर्व घटना यानी प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट। निषेचन से पहले क्या चाहिए, युग्मक चाहिए और युग्मक मादा युग्मक के पास जाना चाहिए। यानी जब निषेचन पूर्व घटना है उसमें दो घटनाएं आती हैं। एक तो आता है युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण और दूसरा आता है युग्मक स्थानांतरण, ट्रांसफर, गैमी ट्रांसफर। तो देखिए निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या आता है, युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। यानी युग्मक का संयोजन, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इससे पहले की जो घटनाएं होती हैं वो संपूर्ण घटनाएं निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंतर्गत युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण आता है। युग्मक जनन क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है नर युग्मक का नर भाग में बनना और मादा युग्मक का मादा भाग में बनना, यानी नर और मादा युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों के गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से युग्मक क्या होते हैं, आगुणित कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि युग्मकों का निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, आगे भी बताएंगे। तो ये अभी रट्टा मान लीजिए, आगे जब समझ जाओगे तो रट्टा मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युग्मक क्या होते हैं, आगुणित होते हैं हमेशा। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण यह समयुग्मकी कहलाते हैं। मान लो दो युग्मक हैं, एक युग्मक ये हैं, अच्छा देखो दोनों देखने में समान लग रहे हैं ना, आप बता सकते हो कि कौन सा नर युग्मक है कौन सा मादा युग्मक, नहीं, देखने में एकदम समान है। तो जब वो दो युग्मक जो देखने में एकदम समान हो, जिसमें हम पृथक ना कर सके कि कौन है नर है कौन है मादा, तो इससे ऐसे प्रकार के युग्मक को हम कहते हैं समयुग्मकी, होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जब आकारिकी रूप से समान जो युग्मक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मकी। अगर हम बात करें कि एक छोटा है और एक बड़ा है आकार में, तब ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मकी। और इसी में अगर हम बात करें कि एक बड़ा है मादा और एक छोटा है नर जो कि मोटाइल भी है, तब भी ये क्या कहलाएगा, विषम युग्मकी, हेट्रोगैमिट्स। देख लीजिए, नर और मादा के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जो जीवों हैं उनमें दो प्रकार के विषम युग्मकी पाए जाते हैं। जैसे नर युग्मक को पुमड़ू, पौधों में पुमड़ू, जंतुओं में शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक अंड या एग या ओवम कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
ये एग्जाम्पल है आपका आइसोगैमीट का, जो अभी आपने पढ़ा है समयुग्मक की। जब गैमीट आपस में बिल्कुल समान हो, हम पृथक ना कर पाए कि कौन नर है कौन मादा, तब ऐसे गैमीट यानी युग्मक को समयुग्मक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोप्लूरा, क्लैडोफोरा होना चाहिए, क्लैडोफोरा ही होगा, हाँ क्लैडोफोरा ही है, एन एल्गी। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, मुझे यहाँ पर सही से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्लर आ रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप लोगों को क्लियर आता हो कैमरे की वजह से, लेकिन हमें यहाँ पर ब्लर दिखता है। तो क्लैडोफोरा एग्जाम्पल ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि नीट चालाकी इसी तरीके से दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट में तो आपको बता दिए कि समयुग्मक क्या होते हैं, लेकिन कहीं उसका एग्जाम्पल मिला नहीं। कहाँ मिला? फिगर में। तो फिगर से उठा के एग्जाम्पल वहाँ पर नोट कर लीजिए। समयुग्मिकी का एग्जाम्पल क्या है? क्लैडोफोरा, जो कि एक शैवाल है। दूसरा बी कह रहे हैं हेट्रोगैमीट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गी। ये आपके हेट्रोगैमीट्स दिखा रहे हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है। तो ये किसका दिखा रहा है? फ्यूकस का। फ्यूकस जो कि आपका एक, ये भी एक एल्गी होती है। तो अभी आपने पढ़ा विषमयुग्मकी, तो विषमयुग्मकी का एग्जाम्पल फ्यूकस नोट करिए। और मानव का भी दिया गया हेट्रोगैमीट्स ऑफ होमोसैपियंस, ह्यूमंस का दिया गया है। तो ह्यूमंस में भी जो मादा युग्मक होती है बहुत बड़ी होती है और अचल होती है, वहीं पर नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में। और जो नर होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है? छोटा होता है और चलायमान होता है, यानी चल सकने में सक्षम होता है, मोटाइल होता है। ठीक। अब आता है जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर पर, एक ही शरीर पर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, तब उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम एक लिंगी कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। नहीं सॉरी, एक लिंगी नहीं, द्विलिंगी, द्विलिंगी कहलाएंगे, बाइसेक्सुअल। जब एक ही, मान लो एक कोई पौधा है, उसी पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प एक साथ उत्पन्न हो रहा है, या उसी के पुष्प, एक ही पुष्प में नर और दोनों मादा दोनों भाग हैं, तब वो पौधा द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कहलाएगा। या कोई जो जंतु है जैसे केंचुआ वगैरह, लीच वगैरह, इन सभी में भी नर और मादा भाग एक ही जीव में पाया जाता है। इनमें नर और मादा पृथक नहीं होती, एक ही में पाए जाते हैं, तब इसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन जब भिन्न हो, नर पौधा अलग मादा पौधा अलग, तब इसे हम कहते हैं एक लिंगी प्राणी, यूनिसेक्सुअल। जो द्विलिंगी आपको बताए हैं कि एक ही जीव में दोनों नर और मादा भाग उपस्थित हों, या एक ही पुष्प में दोनों नर और मादा भाग उपस्थित हो, तो ऐसे जीवों को हम उभयलिंगी या मोनोसियस कहते हैं। अब देखिए यही कन्फ्यूजन आपको होती है जब आप सेक्सुअलिटी के रूप में याद करेंगे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो आपको पता है यूनि का मतलब होता है एक, तो यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक ही भाग पाया जाए, या तो नर या तो मादा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दो, सेक्सुअल लिखा हुआ है तो दो सेक्स ऑर्गन, यानी जब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाए, तब इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, और डाइओसियस मतलब, डाई मतलब दो। अब इसका मतलब क्या होता है? मोनोसियस का मतलब होता है कि एक ही पौधे पर दोनों नर और मादा भाग पाए जाएं, यानी उभयलिंगाश्रय किसको दर्शाता है? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगिता को दर्शाता है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो सीधा कहूँगा आप रट लो। एक लिंगी को, क्योंकि हम लोग अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज हुए थे इस पार्ट को लेकर, बार बार भूल जाएं कि ये एक यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल तो समझ में आता है, मोनोसियस डायोसियस में कन्फ्यूजन होता है। इसे आपको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को कहते हैं डायोसियस। डायोसियस याद कर लीजिए, रट लीजिए, डायोसियस। और द्विलिंगी को क्या कहते हैं? मोनोसियस। रट्टा मान लो, ज़्यादा फायदेमंद रहोगे, नहीं तो ऐसे भूल जाओगे। बाइसेक्सुअल को कहते हैं मोनोसियस। बाइसेक्सुअल की बात आ जाए, या से भी याद रख सकते हो, सेक्सुअल की बात आ जाए तो यूनी लगाएंगे तो वो डाई हो जाएगा, अब अगर हम सेक्सुअल में बाई लगाते हैं तो वो मोनो हो जाएगा, इस तरह से। यानी यूनिसेक्सुअल जो जीव होते हैं उन्हें हम डायोसियस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए एक लिंगाश्रयी, जो एक लिंगी होते हैं उन्हें हम एक लिंगाश्रयी, डायोसियस भी कहते हैं, या विषमथैली भी कहते हैं।
और जो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगाश्रयी मोनोसियस कहते हैं। अब आता है आपका एग्जाम्पल, उभयलिंगाश्रयी पौधा कौन सा है और एक लिंगाश्रयी पौधा कौन सा है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने फिगर से भी उठा लिए हैं क्योंकि फिगर में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मोनोसियस प्लांट कौन सा एग्जाम्पल है, उभयलिंगाश्रयी प्लांट। अब मोनोसिस कहिए या बाइसेक्सुअल कहिए, बात एक ही है। एग्जाम्पल कारा, कुकुरबिटा, नारियल। ठीक, कारा नहीं दिया गया था एग्जाम्पल में, लेकिन फिगर में दिया गया, इसलिए मैंने उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डायोसियस को क्या कहेंगे, डायोसियस को कहेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं आपके मार्केंसिया, पपीता, खजूर आदि एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। प्राणियों में उभयलिंगी या द्विलिंगी जो हैं प्राणी, वो कौन से हैं, केचुआ, अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, जोक आदि। एक लिंगी प्राणी का एग्जाम्पल है आपका तिलचट्टा, जो कि है काकरोच, ये दिया गया है। ठीक है, ये आपका बाइसेक्सुअल जो कि है केचुआ। केचुआ में क्लाइटेलम की उपस्थिति दर्शाई गई है, फिगर देख के पूछ सकते हैं, वहाँ पर ऐसे लिख देंगे ए, बताइए ए क्या है, तो क्लाइटेलम बताइएगा। यहाँ पर देखिए टेस्टिस वन विद, पता नहीं क्या लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर, और यहाँ पर ओवरी दिखा गया है। तो ये आपका फिगर है अर्थवर्म का, ये आपका फिगर है काकरोच का। काकरोच आपका मेल काकरोच और ये आपका फीमेल काकरोच। मेल में आपका टेस्टिस, फीमेल आपका ओवरी है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कारा वगैरह का। देखिए ऑप्शन ए है बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवर्म केचुआ हो गया, यूनिसेक्सुअल एनिमल काकरोच हो गया, मोनोसियस प्लांट कारा, यह आपका कारा का एग्जाम्पल है। कारा का एग्जाम्पल, तो कारा में पूछा जा सकता है कि बताइए वो भाग जहाँ पर जिसे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कारा में मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। देखिए लिखा है ऊगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। कारा में मेल सेक्स ऑर्गन यानी नर जननांग को क्या कहते हैं, तो एंथ्रीडियम। बन सकता है ना क्वेश्चन। उसके बाद देखिए डी दिए हैं डायोसियस प्लांट मार्केंसिया, ये है आपका मार्केंसिया का उदाहरण। ठीक है, मार्केंसिया आपका ये फीमेल थैलस है, ये आपका मेल थैलस, तो ये आपने उसमें भी पढ़ा था प्लांट किंगडम में। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया गया है, किसका, स्वीट पोटैटो यानी मटर का पौधा का पुष्प दिया गया। बाइसेक्सुअल मोनोसियस फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल यानी इसमें नर भाग भी है, देखिए स्टमेन है और यहाँ बीच में उसका कॉर्पेल भी है। अब आता है बात कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो युग्मक निर्माण के दौरान हमेशा अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, लेकिन द्विगुणित जीवों में। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा बोल दिए, सीधे याद रखिएगा, द्विगुणित जीवों में क्या होगा, अर्धसूत्री यानी मियोसिस। और आपका जो आगुणित जीव है उसमें होगा समसूत्री, माइटोसिस। बस इतना याद रख लीजिए। देख लीजिए सभी विषम युग्मक की प्रजातियों में युग्मक प्राय दो प्रकार के होते हैं, नरमादा। युग्मक आगुणित होते हैं हमेशा, चाहे उनके जनक जिससे भी वे उत्पन्न हुए हों, आगुणित हो या द्विगुणित कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आगुणित जनक है, एक गुणित या हम आगुणित बोलेंगे, आगुणित जनक है, हैप्लॉइड पेरेंट है, हैप्लॉइड आगुणित जीव हैं, तो उसमें युग्मक बनते हैं समसूत्री विभाजन द्वारा, सूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस के द्वारा वो युग्मक बनते हैं। बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है वह हैप्लॉइड पादप काय होते हैं, वे जीव जिनका संबंध। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं, आगुणित जीव के एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं, मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा। मोनेरा, शैवाल, फंजाई और ब्रायोफाइटा। तो ये एग्जाम्पल्स आपके दे दिए गए हैं जिनमें
जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, आगुड़ित। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें युग्मक किससे कौन से युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है, तो मोनिरा, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइटा में युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री, क्योंकि ये आगुड़ित होते हैं। द्विगुणित जीवों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बहुत सारे प्राणी, मनुष्य वगैरह सभी में क्या होता है, जो जनकीय काय होता है वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कौन सा विभाजन होगा, युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन। हमेशा याद रखेंगे सिर्फ युग्मक बनते समय ही होगा, ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है, अर्धसूत्री विभाजन से गुजरता है, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्र केवल एक सेट प्रत्येक युग्मकों से निर्मित होता है। क्या आपने क्लियर हो गया? अब यहाँ पर दिया गया है कुछ बातें। पहले बात तो ये जान लो कि जो आपको बताया गया ना, युग्मक क्या होते हैं, ऑलवेज हैप्लॉइड, आगुणित होते हैं। आपने जाना कि युग्मक बनते समय जो आगुणित जीव हैं, बताइए एग्जाम्पल बताइए आगुणित जीवों के। अभी बताया था मोनिरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा, इन सभी में आगुणित जो जीव होते हैं, आगुणित जीव, उनमें युग्मक जब बनता है तो युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री, समसूत्री, क्योंकि पहली बात तो ये खुद ही आगुणित होते हैं ना, समसूत्री। और जो द्विगुणित जीव होते हैं जिनके एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा है, कौन कौन से, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अधिकांश प्राणी जो द्विगुणित जीव होते हैं उनमें युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है, उनमें युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये सर्वसूत्री और सूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है आप जानते ही हैं कि मान लो कि अगर इनमें गुणसूत्र की आधी सेट है n, तो असमसूत्री विभाजन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता गुणसूत्र की संख्या में। लेकिन द्विगुणित अगर जो जीव हैं उनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की आधी सेट ही बचती है। अब यहाँ पर कुछ जीवों के गुणसूत्रों की संख्या दी गई है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दी गई है तो नीट में पूछे जा सकते हैं। बताया गया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अगर आधे की बात करें हैप्लॉइड सेट की तो वो होती है 23, यानी उसके युग्मक में कितने होंगे, गैमीट में 23। हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी में 12, उसके युग्मक में होती है 6। चूँकि ये जीव हैं जिनमें गुणसूत्र आपका जो दिया गया है उसकी आधी होंगे उसके पौधों में, सॉरी युग्मकों में। राई का पौधा दिया गया है जो कि 42 है, 21 होता है। डॉग कुत्ता दिया गया है जिसमें 78 होते हैं, 39 आपका है। कैट जिसमें 38 होते हैं आपका 19 दिया गया है। फ्रूट फ्लाई जिसमें 8 है, जिसमें 4 दिया गया है। और ऑफियोग्लॉसम जो कि एक फर्न है उसमें आपका 1260 युग्मक होता है, 830 630 आपके युग्मक में होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, याद कर लीजिएगा। या ऐसे दे सकते हैं कि बताइए ऑफियोग्लॉसम में गुणसूत्र की संख्या बताइए कितनी है, तो बताएंगे 1260। पूछ सकते हैं कि ऑफियोग्लॉसम के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 630। दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफियोग्लॉसम में उसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 630 है, तो बताइए उसके शरीर में कितनी, कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे, तो इसका डबल। ठीक, एप्पल में 34 17, राइस में आपके हैं 24 12, मेज में 20 10, पोटैटो में 48 24, बटरफ्लाई में 380 190, आपका है 32 और 16 ओनियन में। खैर यहाँ से क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं, पूछा जा सकता है। लेकिन युग्मक निर्माण के बाद, यानी नर युग्मक का निर्माण नर में, मादा युग्मक का निर्माण मादा में होने के बाद अगली जो प्रक्रिया आती है वो आती है युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसफर। यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना पड़ेगा। तो नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, जिससे युग्मन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। अधिकतर जो जीव होते हैं उनमें नर युग्मक ही चल सकने में सक्षम होते हैं, मादा युग्मक चल सकने में सक्षम नहीं होते, स्टेशनरी होते, एक स्थान पर रुके हुए होते हैं। कुछ फंजाई शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। कुछ ऐसे फंजाई हैं, कुछ ऐसे शैवाल हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि कुछ ये पता है किस टाइप के क्वेश्चन में देते हैं, ये असत्य और सत्य पहचानने वाले में देंगे। तो लिख देंगे कुछ फंजाई और शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। सही है या गलत? तो सही है, क्योंकि कुछ शैवाल और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल माध्यम होता है।
जल माध्यम होता है जिसके माध्यम से नर युग्मक तैयार कर मादा युग्मक के पास पहुंचता है, या नर युग्मक मादा युग्मक आपस में एक दूसरे से संलगित होते हैं। नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। इसी कारण अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम मादा युग्मक वहाँ पर है तो यहाँ से पौधे ने 5 नर युग्मक छोड़ा, तो 5 नर युग्मक छोड़ा तो 5 में से कोई पहुँच जाए, बहुत कम चांस है, क्योंकि 5 संख्या कम है, हो सकती है वो छितरा जाए इधर उधर तो वो नष्ट हो सकती है। तो इससे युग्मक के जो संलयन की प्रक्रिया है वो थोड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है। अगर हम 5 की जगह 5000 बीजाणु बना दें नर युग्मक, तो 5000 नर युग्मक में से कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा, संभावना ज़्यादा होगी। यही कारण है कि पौधे नर युग्मकों का जो उत्पादन है वो मादा युग्मकों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक करते हैं। जो बीजीय पादप होते हैं, जो जिनमें बीज पाई जाती हैं, उनमें परागकण होता है। वो परागकण नर युग्मक के वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी उसमें जो नर युग्मक है वो खुला नहीं होता, वो एक बंद आवरण से घिरा होता है जिसे हम परागकण कहते हैं। परागकण के 2 आवरण होते हैं, आपने पढ़ा है। जो अंडप है, ओव्यूल है, वो भी खुला नहीं होता, वो जो अंड है यानी मादा युग्मक वो भी खुला नहीं होता, किसमें होता है? अंडप यानी ओव्यूल के अंतर्गत होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही ये परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये आपको सेकंड चैप्टर में बताया जाएगा, बिल्कुल में परेशान हुई है। और द्विलिंगी में स्वतः निषेचनीय पादप, जैसे मटर में, यानी मटर जो होता है, अभी आपने पढ़ा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें सेक्सुअल जो परागकण है वो अपने आप ही वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि इनमें परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, तो इनमें किसी की मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। परागकण जैसे ही चढ़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र संपर्क में आते हैं। जो परपरागित पादप होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप भी शामिल हो सकते हैं, यानी जो दूर दूर पौधे होते हैं उनमें जो परागण की प्रक्रिया है, यानी परागकण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचाना है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हवा हो सकता है, जल हो सकता है, या जंतु हो सकता है, या कोई कीट हो सकती है। इस विशिष्ट घटना को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन, यानी उनके परागकण को मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो परागण कहलाती है। इसमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमतापूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा परागनली नर युग्मकों को अपने साथ लेते हुए अंडप में स्थानांतरित होते हैं। ये क्वेश्चन, ये आप सब लाइन छोड़ दीजिए, ये आपको बताया जाएगा सेकेंड चैप्टर में डिटेल में। निषेचन क्या होता है तो आपको पता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की प्रक्रिया होती है निषेचन, जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं, जिसके दौरान युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। बस ये आपका फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है, नया संतान। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया और आती है आनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें मादा अपनी मादा युग्मक से यानी अंडाणु से बिना निषेचन के, बिना नर युग्मक के ही नया संतान उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई, कुछ छिपकलियाँ हो गई, कुछ पक्षी हो गई, इनमें बिना निषेचन के ये सीधे अपने युग्मक से युग्मनज, नर युग्मक के बिना ही मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी इनमें नर युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, बिना नर युग्मक के भी ये नए संतान को उत्पन्न कर सकती हैं। और इस प्रकार से यानी बिना निषेचन के ही नया संतान उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार के जनन को हम आनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवाल तथा मछलियों, यहाँ तक कि जो जल स्थलचर हैं यानी एम्फीबियंस प्राणी हैं, उनमें युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में होता है। तो कुछ मछलियाँ हैं, शैवाल हैं और उभयचर प्राणी जैसे मेंढक हैं, उनमें युग्मक संलयन निषेचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे जल कहते हैं, यानी जो जल है अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। निषेचन की प्रक्रिया देखो, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को ही कहते हैं निषेचन। तो कुछ शैवाल, कुछ मछलियाँ, कुछ उभयचर प्राणी जैसे मेंढक हैं, जिनमें जो निषेचन होता है वो जल में होता है, यानी नर और मादा के द्वारा जो युग्मक है वो जल में छोड़ दिए जाते हैं। वे दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं जिससे नया संतान उत्पन्न होता है। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो जल में होती है, किसी जीव के शरीर के अंदर नहीं होती। तो जब निषेचन की प्रक्रिया यानी नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, ये प्रक्रिया जो निषेचन कहलाती है, ये जब जीव शरीर के बाहर होती है जैसे जल में होती है, तब इसे हम बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निसंकोच शैवाल, मछलियों और यहाँ तक कि जलस्तर प्राणियों में जो आपका निषेचन है वो एक्सटर्नल होता है। कुछ ऐसे जीव हैं जैसे मनुष्य को लेकर या बहुत से ऐसे स्तनधारी प्राणी हैं
जिनमें निषेचन मादा जीव के अंदर होता है। तो मादा जीव के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूज करते हैं और जो संतान है वो मादा के गर्भाशय में कुछ समय के लिए क्या होता है, डेवलप होता है। तो बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगी में व्यापक समकालिता सिंक्रोनी प्रदर्शित करते हैं। जो बाह्य निषेचन करने वाले जो प्राणी हैं वो समकालिता प्रदर्शित करते हैं, यानी अपने एक समय में ही, जैसे नर वाला शैवाल है और मादा शैवाल एक दूसरे के पास है, तो ऐसा नहीं है कि नर वाला शैवाल अभी युग्मक छोड़ दिया है और मादा वाली देख रही है तमाशा, ये 1 साल बाद छोड़ेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। समकालिता प्रदर्शित करते हैं। जैसे नर युग्मक है, जो नर पौधा है, नर शैवाल, वो अपना युग्मक छोड़ा तो उसी दौरान मादा युग्मक भी अपनी युग्मक छोड़ती हैं, तभी ये दोनों आपस में फ्यूज कर पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि जो जिनमें बाह्य निषेचन होता है वो समकालिता प्रदर्शित करती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इनमें बाहरी माध्यम जल होता है जिसमें युग्मक संलयन होती है। अब देखिए, युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए ये काफ़ी संख्या में युग्मक छोड़ती हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे बोनी फिश, बोनी नहीं होगी, बोनी यानी जो बोन्स हड्डियाँ पाई जाती हैं, और मेंढक, जहाँ भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये शिकारियों द्वारा खा ली जाती हैं। यानी इनमें बाह्य निषेचन में ये जोखिम होता है कि इनकी संख्या कम हो जाए। लेकिन जो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी में मादा शरीर के भीतर जीव का युग्मकों का संलयन होता है, यानी आंतरिक निषेचन होता है। और अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक से संगलित होकर आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करता है। और जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, उन्हें अंडे के साथ युग्मक करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजी पौधों में यद्यपि चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ये सभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, छोड़ दीजिए। निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना में क्या होगी, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक, बस इतना ही। निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत भ्रूणोद्भव नहीं आता, इस बात को ध्यान रखेंगे। युग्मनज का निर्माण ही निषेचन पश्च घटना कहलाती है। अब युग्मनज जब बन जाता है तब युग्मनज में उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिससे नए संतान का उत्पन्न होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम यानी जल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, मादा शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करता है जो उनकी शुष्कन तथा क्षति की से रक्षा करती है, या अंकुरण से पूर्व काफ़ी समय तक विश्रांति काल रेस्ट पीरियड में रहती है। आगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा विभाजित होकर आगुणित अंडाणु का निर्माण करता है, जिससे आगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आगुणित जीवन चक्र प्रदर्शित करते हैं वो जीव, उनमें अगर युग्मनज बनता है तो फिर से युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगी। ये क्वेश्चन आपका नीट में कई बार पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादातर सभी जानते हैं ना कि युग्मनज का डिटेल पढ़ाया किस में गया है, मनुष्य में पढ़ाया गया है, पौधों में पढ़ाया गया है। तो मनुष्य और पौधे ये द्विगुणित जीव होते हैं। तो द्विगुणित जो जीव होते हैं उनका जो युग्मनज होता है उसमें कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री ही होता है। लेकिन अकेला ये ऐसा एग्जाम्पल है आगुणित जीवन चक्र जिसमें पाया जाता है, जैसे कुछ सवाल हैं, कुछ आपके हैं, उनमें युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जीव के महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक जनन करने वाले जीव, जहाँ तक कि मानव जीवन शुरुआत पे एकल कोशिका युग्मनज के रूप में ही होती है, यानी हम लोग भी एक ऐसी कोशिका से उत्पन्न होते हैं जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते, वो युग्मनज यानी जायकोट ही होती है। अगला प्रोसेस आता है भ्रूणोद्भव। अब युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है, भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण एम्ब्रियो का विकास होता है, जिसे भ्रूणोद्भवन के दौरान हम युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। यानी जो युग्मनज है, युग्मनज में विभाजन होगा जिससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नया संतान। तो अब उस युग्मनज में कोशिका विभाजन होती है और कोशिका विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होती है जो कोशिकाएं हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए रूपांतरित यानी विभेदीकृत हो जाती हैं। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के एक समूह के निश्चित रूपांतरणों से हो गुजरकर विशेषीकृत ऊतकों एवं अंगों की रचना होती है, जिसके परिणामस्वरूप जीव का निर्माण होता है।
अब आता है आपका ये अंड प्रजक प्राणी और सजीव प्रजक प्राणी क्या होते हैं। तो अंड प्रजक प्राणी मतलब जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ओवीपैरस, अंड प्रजक, जैसे सभी पक्षियाँ वगैरह। इन सभी का जो अंडे होते हैं वो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है। ठीक है, एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन दौरान नए शिशु को जन्म देते हैं। फिर आता है आपका विविपैरस, वे जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं, शिशु के रूप में पैदा करते हैं, यानी उनमें अंडे नहीं उत्पन्न होता जैसे मनुष्य में शिशु उत्पन्न होता है, उन्हें हम सजीव प्रजक विविपैरस कहते हैं। अधिकतर स्तनधारी मानव जिसमें शामिल हैं वो सजीव प्रजक ही होते हैं। उसके बाद और कोई फालतू की बातें हैं सब। पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? तो युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर मुरझा जाते हैं। क्या आप एक ऐसे पौधों का नाम बता सकते हैं जिनमें बाह्यदल पुष्प में जुड़े रहते हैं? बताइए वो एग्जाम्पल जिसमें बाह्यदल जो हैं पुष्प तक जुड़े रहते हैं। टमाटर में देखो छोटी छोटी हरी पत्तियाँ नीचे होती हैं। भिंडी में देखो उनमें पत्तियाँ नीचे होती हैं। तो भिंडी, टमाटर, मिर्चा, इन सभी में बाह्यदल लगे होते हैं। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में। फल की भित्ति को क्या कहते हैं? तो ये आप पढ़ चुके हैं। फल की भित्ति को फल भित्ति यानी पेरिकार्प कहते हैं। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो बीज है वो कब अंकुरित होगा? अनुकूल परिस्थिति में, और नए पौधे को जन्म देगा। बस यहाँ पर यह आखिरी फिगर एनसीईआरटी का दिया गया है, देख लीजिए। ये कुछ फलों का दिया गया है, मटर, और उसके बाद अन्य बीजों का दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि ये क्या है, जो मटर आप खाते हो वो सीड है, जो आप खोल छिलका फेंक देते हो वो उसका फल भित्ति है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ये सीड है, ये आपका पेरिकार्प है, ये आपके सीड हैं, ये आपका पेरिकार्प है, ये आपका सीड है, ये आपका पेरिकार्प है। बस आज के लिए बस इतना ही। ये आपका अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा, जो आपको नेक्स्ट डे में प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड नीट में जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड होंगे नीट में पूछे हुए उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। आपको एक मैंने बताया था ना, नीट का जो क्लास 12th में आपका जो लाइव टेस्ट कराया गया था उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। उससे इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बालाजी के साथ। धन्यवाद।